हेलो बच्चों, मैं त्रिवेदी आरती श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा विषय हिंदी में इकाई नंबर 6 जिसका नाम है घर, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। घर, इसके लेखक है भोला भाई पटेल। बच्चों, सबसे पहले हम भोला भाई पटेल का परिचय लेते हैं। भोला भाई पटेल गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं। उनका जन्म जो है वह महसाणा जिले के निकट सोजा नामक गांव में हुआ था। बनारस यूनिवर्सिटी से हिंदी, संस्कृत और प्राचीन भारतीय संस्कृति के विषय में उन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की थी। गुजरात यूनिवर्सिटी में उन्होंने हिंदी विभाग में प्रोफेसर कहलाए थे, यानी कि प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हुई थी। इतना ही नहीं, डॉक्टर भोला भाई पटेल की प्रमुख रचनाओं की अगर हम गणना करें तो अधुना, विदिशा, कांचनजंगा और अग्नि एक अध्ययन आदि उनकी बहुचर्चित साहित्य कृति है। उनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। गुजराती साहित्य सभा की ओर से उन्हें रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक एवं हिंदी साहित्य सेवी सम्मान का श्री स्वामी सच्चिदानंद सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, लेकिन बहुधा व्यक्तित्व के रूप में डॉक्टर भोला भाई पटेल को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। तो आज हम डॉक्टर भोला भाई पटेल द्वारा रचित, जिसका साहित्य प्रकार है निबंध, तो ऐसे घर का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। उनका जन्म जो है वह 1934 में और उनका निधन जो है वह 2012 में हुआ था। तो ऐसे ही जिसे कहते हैं कि साहित्य के रूप में प्रभावशाली एवं रोचक लेखक, जिसका नाम है डॉक्टर भोला भाई पटेल, उनके द्वारा प्रस्तुत निबंध का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस निबंध में हमारे लेखक ने शहर में स्थायी होने से गांव के घर को बेच देने का जो विचार है उसे प्रकट किया है। इनके साथ साथ उन्होंने मिट्टी का घर, यानी कि उनके परिवार की जो नींव थी, जिसमें मेहनत थी, उनका भी उन्होंने ध्यान रखकर अपने जीवन में घर का जो महत्व है, पुश्तैनी जो घर है, वह अपने जीवन के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है, इसका भी उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। घर बेचने से पहले जब भाई एक बार इस घर के साथ रहने जाते हैं तो लेखक की माँ उन्हें पुरानी घटनाओं को याद करके रोने लगती है और अंत में घर न बेचने का निर्णय लेखक लेते हैं। यानी कि लेखक ने यहाँ पे कहा है कि घर केवल 4 दीवार और छप्पर वाला ही नहीं, लेकिन वह घर यानी कि हमारी भावनाओं का प्रतीक है। लेखक ने यहाँ पर भावात्मक लगाव, घर के प्रति व्यक्ति का जो भावात्मक प्रभाव होता है, इसका हमें रोचक रूप से अपने जीवन के साथ जुड़े हुए गांव के घर के उदाहरण से हमारे जीवन में भी हमारे घर का जो महत्व है उसका यहाँ पे वर्णन किया है। साहित्य प्रकार निबंध है। गांव से शहर में स्थायी होने के बाद लगभग बंद रहने वाले अपने छोटे से गांव के पुश्तैनी घर को बेच देने का विचार आया। डॉक्टर भोला भाई पटेल कहते हैं कि गांव से जब वह शहर में स्थायी यानी कि स्थित हुए, उसी दौरान उनके गांव में उनका जो अपना पुश्तैनी शब्द का अर्थ होता है पीढ़ियों से चला आया हुआ, जो पीढ़ियों से चला हुआ उनका जो घर था
उस घर को बेच देने का लेखक को विचार आया। कब विचार आया था? जब वह शहर में स्थित हुए तब। जिस मोहल्लों में हमारा घर है वहाँ के पुराने पड़ोसियों तो अब शहर में रहने लगे थे। यानी कि लेखक ऐसा कहते हैं कि अब जो घर था, घर के जो पड़ोस में रहने वाले लोग थे, अब वह भी गांव के घर को छोड़कर हमारी तरह ही शहर में स्थित हो गए। यानी कि ग्रामीण जीवन से शहरी जीवन की ओर जो हमारा दृष्टिकोण है, वह दृष्टिकोण होने के बावजूद भी लोग अपने ग्रामीण जीवन की जो संस्कृति है वह कभी भुला नहीं सकते। इसका यहाँ पे उन्होंने दृष्टिपात किया है। अधिकतर लोगों ने तो अपने पुराने घर बेच भी दिए थे, इसीलिए शादी, मृत्यु जैसे अवसर पर, किसी सामाजिक रिवाज के लिए या लंबी छुट्टियों में गांव के इस घर में रहने जाते तो बड़ा ही बेढंगा लगता। बेढंगा शब्द का अर्थ होता है थोड़ा सा अटपटा। लेखक कहते हैं कि जब हम शहरी जीवन में हमारा जीवन यापन करते थे तो उसी दौरान अधिकतर जब लोगों ने अपना घर बेचकर शहरी जीवन में अपना जीवन बिताना शुरू किया तो इस दौरान समाज का कोई, यानी कि सामाजिक कोई कार्य हो, कोई व्यवहारिक काम हो, किसी की शादी हो या किसी की मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे अवसर पर भी अगर रिवाज के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ या पड़ोसी धर्म के रूप में अगर इस नाते गांव में जाए तो हमें इस घर में रहने में थोड़ा सा अटपटा लगता था। यानी कि दिक्कत होती थी, क्योंकि आस पड़ोस में कोई रहने वाला, कोई बोलचाल के लिए नहीं था। नए पड़ोसी आ गए हैं और उनसे अभी नाता ही नहीं बंध पाया है। वे हमें भी आगंतुक ही मानते थे, इसीलिए उस घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि उनके जो गांव का जो घर है, उस घर में अब जो पुराने रिश्तेदार थे वह तो सब शहरी जीवन की ओर मुड़ गए थे, सभी चले गए थे, तो अब उसे वहाँ पे अकेलापन लगता था। यानी कि वहाँ उसे अच्छा नहीं लगता, और जो आए थे उनके साथ ऐसा रिश्ता नहीं था, जिसके कारण थोड़ा सा उसे वहाँ रहने में दिक्कत महसूस होती थी। यहाँ पे शब्द दिया गया है आगंतुक। आगंतुक का अर्थ होता है अचानक आने वाले, यानी कि कोई अजनबी किसी के घर में किराएदार के रूप में रहता है तो उनके साथ इतना लगाव, आकर्षण का अर्थ होता है लगाव, लगाव नहीं रहता। बंद रहने के कारण पुराना घर और जर्जरित होता जा रहा था। लेखक का घर जो है वह शहरी जीवन में स्थायी होने के कारण अब बंद पड़ा रहता है, जिसके कारण धूल और मिट्टी जो है वह अड़ जाती थी, वह चढ़ जाती थी, तो घर का माहौल जो है वह जर्जरित हो गया था। चौमासे में अधिक बरसात पड़ने पर टीन के छप्पर से भी पानी अंदर आता था, जिससे घर की एक मुफ्त जो मुख्य दीवार है उसमें दरार पड़ गई थी। अब चौमासे के दिन, जिसे हम कहते हैं कि बरसात की मौसम, तो चौमासा का अर्थ होता है बरसात की मौसम में क्या होता है कि जो छप्पर थे, टीन से बने जो छप्पर थे, उसमें से पानी की धारा इतने बहती रहती थी कि जिसके कारण जो मुख्य दीवार थी, ठीक है, उसमें दरारें पड़ गई थी। खुले दालान एवं आंगन में कूड़े के ढेर लग जाते थे। दालान का अर्थ होता है आंगन, आगे का जो घर के आगे का भाग होता है, तो आंगन में और जो चौगान होता है उसमें पत्तों के कारण कूड़ा ज़्यादा दिखता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि घर बंद पड़ा है, तो उसमें बंद होने के कारण हम जो बैठक की जो व्यवस्था होती है उसमें हम साफ सफाई नहीं रख सकते थे। इसीलिए बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेच देने का विचार पक्का कर लिया। लेखक कहते हैं कि अब हम शहरी में जीवन यापन करने जा रहे हैं, यानी कि शहर में ही रहने वाले हैं, हमारा जीवन इसी में स्थित है, तो अब जो पुराने
मकान जो है पुराना हमारा पुश्तैनी घर है अब ऐसे ही पड़ा रहेगा, पड़ोसी लोग भी चले गए हैं तो वहाँ पे रहने में भी उसे थोड़ा अटपटा रहता है। तो उसने ऐसा सोच लिया कि मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ रहना ठीक भी नहीं है, क्योंकि मन जो है वहाँ अब उब गया, यानी कि मन का लगाव नहीं है। तो उन्होंने अपने माताजी जो है उनसे अनुमति लेकर घर को बेच देने का विचार कर लिया। योग्य ग्राहक मिले तो एक गांव में रहने वाले व्यवहार कुशल मित्र से बेचने की सिफारिश करके हम शहर चले आए। लेखक ने क्या किया कि गांव में किसी एक अच्छे, सिफारिश शब्द का अर्थ होता है किसी पे कोई काम का भरोसा रखना, यानी कि किसी का कोई काम करने के लिए दूसरे को कहना, सिफारिश करना, कह देना कि मेरा काम यह कर दो। भरोसेमंद कि जिस पर विश्वास किया जा सके। शब्द समूह के लिए जिस पर हम विश्वास कर सके, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? भरोसेमंद। तो लेखक ने ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति को सिफारिश की कि वहाँ कोई ऐसा ग्राहक लेकर आए जिसको ऐसे घर की ज़रूरत हो, ताकि हम इसे व्यक्ति को ऐसे घर दे सकते। अपने घर बेचने की उन्होंने बात की। फिर एक दिन ऑफर आ भी सही। एक दिन ऐसा भी हुआ कि जिस व्यवहार कुशल मित्र से उन्होंने सिफारिश की थी कि मेरे गांव का जो घर है उनके लिए अच्छा सा ग्राहक लेकर आओ, क्योंकि मुझे यहाँ गांव में जो पुराना जो घर है उसे बेचना है। तो एक दिन ऐसा भी आया कि उनकी इच्छा पूरी भी हुई और एक व्यक्ति घर खरीदने के लिए आता है। ऑफर ठीक था और करने वाला व्यक्ति भी अच्छा था और भरोसेमंद भी था, इसलिए अब देर करने या आनाकानी करने का प्रश्न ही नहीं था। ठीक है, घर को बेचने की बात उन्होंने की तो घर को खरीदने के लिए यानी कि खरीदार भी मिल जाता है। परंतु उसी क्षण से मन में टीस सी उठी। मन में टीस सी उठना इसका अर्थ होता है कि मन थोड़ी देर के लिए जो कसक यानी कि रह रहकर उसे अंदर से पीड़ा होती थी कि मेरा घर चला जाएगा, तो जो कसक है उसे हम कहते हैं टीस। बार बार मन को व्यग्र बनाता, बार बार मन कहता है कि नहीं बेचना, फिर भी बेचने की मन में इच्छा होती है। विचार आने लगा कि पुश्तैनी घर क्यों बेचा जाए। 3-4 पीढ़ियाँ से चले आते मिट्टी के कमरे के स्थान पर मेरे पिता ने यह ईंट का पक्का घर बनवाया था। उन्हें विचार आया अपने लेखक को कि किस परिस्थितियों में उनके पिताजी जो थे उन्होंने इस घर को बनाया था। उन्होंने अपने हाथों से इस घर को पुश्तैनी यानी कि अपने जो पूर्वज हैं उनसे यहाँ मिला हुआ यह घर था। तो उन्होंने कहा कि उनके पिताजी ने एक एक ईंट को अपने हाथों से इसकी नींव डाली थी, घर में इतनी मेहनत की थी घर बनाने के लिए। यह बात उसे याद आ जाती है। कहना चाहिए कि घर से सभी सदस्यों ने स्वयं मजूरी करके घर बनाया था। शहरों में तो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है उसे हम कहते हैं और अपना घर जो है वो बन जाता है, मकान आलीशान मकान बन जाता है। लेकिन यहाँ पे लेखक अपने जीवन के जो पुराने किस्से हैं उन्हें याद करते हैं और याद करते हुए वह कहते हैं कि उनके पिताजी ने इस घर की एक एक ईंट को अपने हाथों से लगाकर इस घर की दीवार को खड़ी किया था। और वहाँ कहते हैं कि घर के सभी सदस्य जो थे उन्होंने खुद मजूरी करके इस घर को बनाने में अपना योगदान दिया था, हिस्सा दिया था। जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है, मिट्टी का ढेर होता है तो उसमें से खिलौने बनाता है, तो वो खुद का बनाया खिलौना उसे बहुत अधिक भाता है। अगर आप किसी दुकान से मिट्टी के खिलौने खरीद कर लाओगे तो उससे भी ज़्यादा अपना बनाया हुआ वह मिट्टी का खिलौना उसे ज़्यादा भाता है। उसी तरह लेखक भी है, वह जब घर को बेचने की बात आती है, ग्राहक मिल भी जाता है, लेकिन तभी अचानक उसके मन में एक कसक सी
उठती है और वह कहते हैं कि यह पुश्तैनी घर तो मेरे पिताजी ने अपने हाथों से बनाया था। और वह इस बात को दोहराते हुए कहते हैं कि पिताजी इसके लिए अपनी बैलगाड़ी में ईंटें ला देते, या उन्होंने बैलगाड़ी में खुद ईंटें लाकर इस घर की दीवार को बड़ा किया था, इस घर की दीवार को बनाया था। चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब की चिकनी मिट्टी स्वयं खोद कर लाए थे। उनके पिताजी ने स्वयं इस घर को बनाने के लिए मिट्टी लाए थे, ईंट खुद लाए थे। मेरी माँ ने तो शहतीर तक गारे के तसले चढ़ाए थे। यहाँ पे कहते हैं कि उनकी माताजी ने तो पाटन के नीचे दी जाने वाली बड़ी जो कड़ी होती है, जो दरन होती है, और बड़े कटोरे के, जिसे हम तसले कहते हैं, बड़े कटोरे की शक्ल का जो लोहे का बड़ा बर्तन होता है, जिसे हम गुजराती में क्या कहते हैं, तगारू, तो वहाँ अपने सिर पर चढ़ाते हुए उन्होंने इस घर की नींव को बढ़ाया था और इस घर को बनाया था। फिर शहर में अपने लड़कों के जब नए मकान बनने लगे तब उनके मकान वेतनभोगी सुपरवाइजरों की देखरेख में मजदूरों द्वारा बनते देखकर मन में थोड़ा खुश तो होते हुए माँ और पिताजी अनेक बार गांव के घर को कैसे स्वयं मेहनत करके बनाया था उसकी बात करते हुए भावुक भी हो जाते। लेखक को याद आता है कि जब वह शहरी जीवन में अपना जीवन बिताते थे, उसी दौरान जब उनके माताजी पिताजी शहरी जीवन में शहर से जो गांव बनते थे, कि जो वेतनभोगी सुपरवाइज़र होते हैं उनकी देखरेख में कॉन्ट्रैक्ट में वह जो मकान बनता है, जब उसे देखते हैं तो वह कहते हैं कि कैसी परिस्थितियों में हमने अपने गांव का एक छोटा सा घर बनाया था। यानी कि स्वयं मेहनत करके स्वयं सींचा हुआ उनका जो यह घर है, उनके प्रति उनकी हृदय में जो भाव विभोरता है, लेखक ने उस भाव विभोरता को यहाँ पे वर्णित किया है और वह भावुक हो जाते हैं। इस घर में ही हम सभी भाई बांधवों का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, इसी कमरे में हमारे दाम्पत्य जीवन का आरंभ भी हुआ और उसी कमरे में हमारी संतानों का जन्म भी हुआ। जीवन में जो अनेक अच्छे और बुरे प्रसंग आए, यह घर उसका साक्षी है। लेखक यहाँ पे हमें कहते हैं कि यह घर सिर्फ ईंटों से बनी हुई इमारत नहीं है, लेकिन इस घर से कई ऐसी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। घर बेचने का जब वह निश्चय करते हैं, लेकिन उनके बाद लेखक का मन जो है थोड़ा उद्विग्न हो जाता है। मन में उसे विचार आता है कि पुश्तैनी मकान क्यों बेचने की मैंने विचार ना की। कितनी मेहनत से मेरे पिताजी और माताजी ने उसे यह घर बनाकर दिया था। और उसके बाद वह कहते हैं कि इस घर में मेरे भाइयों का जन्म हुआ था। इसी कमरे में उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की थी, यानी कि जीवन संगनी के साथ उन्होंने यहीं पे समय बिताना आरंभ किया था। इतना ही नहीं, उनकी संतानों का जन्म भी यहीं हुआ था, यानी कि जीवन की हर कड़ियों में, जीवन के हर संस्मरणों में यह घर उनसे जुड़ा हुआ था। इसीलिए यह घर उनका साक्षी है। जिस तरह से वट वृक्ष है, उसी तरह इस घर को उनके जीवन के साथ एक वट वृक्ष के समान साक्षी मानते हैं। घर के आंगन में कैसे खेलते थे। एक दिन उस आंगन को पार कर कंधे पर थैला लटकाकर गांव की पाठशाला में पढ़ने गए थे, तो एक दिन उसी आंगन को पार कर दूर परगांव पढ़ने गए। एक दिन उसी गांव को पार कर शहर में जाकर बसे। इसी घर के आंगन में हमारी बहनों और भाइयों के विवाह मंडप भी बंधे थे। यहीं बिरादरी वालों के साथ झगड़े और स्नेह मिलन भी हुए थे और यहीं पड़ोसियों के साथ ऊंची आवाज़ में बोलाचाली और झाड़ों में अलाव के पास बैठकर मधुर विश्रम कथाएं भी सुनी थी। इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य भैंस और पड़िया जैसे बैल बछड़े बांध कर जाते थे। लेखक कहते हैं कि इस घर के साथ मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। इस घर के आंगन में हमने
खेलना आरंभ किया था, यानी कि हम खेलते थे। उनके बाद दूर गांव पढ़ने जाते थे। भाई और बहनों के विवाह मंडप भी इसी घर में बंधे थे। पड़ोसियों के साथ झगड़ा भी इसी आंगन में हुआ था। पशुओं को बांधने की जगह, यह सब बातें धीरे धीरे लेखक के मानस पट पर एक के बाद एक चित्र के रूप में वहाँ प्रकट होती है। हमारे घर के दोनों ओर दूसरे घर है। इसी घर के दालान में उनके दादा और दादी, उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो वहाँ जिसे कहते हैं कि सुख और दुख की गरिमा में घर उनके साथ जुड़ा हुआ है। गोबर से लिपकर उस पर उन्हें सुलाकर जो पूजाएं हुई थी, वह सब लेखक को धीरे धीरे इस घर से जुड़े होने के कारण याद आता है। पिता को भी इसी दालान में सुलाया गया था। अपने पिता की मृत्यु का जो दुखद अवसर था, इस अवसर में भी यह घर उनके साथ जुड़ा हुआ था, उनका साक्षी था। तो यह बात वहाँ आदि ऐसी कई बातें वह याद करते हुए इस घर की आधारशिला से उनका जीवन जुड़ा हुआ है, उनका श्वास इस घर के साथ जुड़ा हुआ है, इस बात का वह अनुभव करते हैं। एक घर हमारे एकदम निकट के साक्षी का है और वह भी बंद है। मेरा मित्र रोजी रोटी कमाने देश के अनेक स्थलों में घूमने के बाद पत्नी की मृत्यु होने पर अब अहमदाबाद में रहता है। उनके बाद के मकान में काशी बुआ रहती थी, उनकी भी मृत्यु हो गई। यहाँ पे लेखक जो है वह अपने घर के आसपास के माहौल में, अपने घर के पड़ोस में जो उनके साथ रहने वाले जो पड़ोसी थे उनकी बात करते हैं कि अब वह भी नहीं है, तो उसे यहाँ पर रहने का मन नहीं होता। लेकिन घर से जुड़ी हुई अपनी पुरानी यादों को कुरेदते हुए वह अपने घर से भावुक हो जाते हैं। उनकी मृत्यु हो गई काशी बुआ की। वर्षों तक जहाँ वे रेत घड़ी लेकर रोज सामायिक करती थी, उस दालान में अब एक तोद वाला बारह सोता दिखाई देता है। सामने वाले मकान का मालिक जो है वह प्रौढ़ अवस्था है, लेकिन कुंवारा ही चल बसा। उसके बाद जिसने वह मकान खरीदा, उसने आंगन के लिए झगड़ा करके पड़ोसी हक स्थापित किया। एक दिन वह घर भी गिर पड़ा, अब नई दिशा में नए दरवाजे के साथ बनाई, यानी कि वह जर्जरित हो गया, गिर पड़ा था, तो अब वहाँ भी नई इमारत खड़ी हो गई। इस तरह सब बदल चुका है, फिर भी लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचें। लेखक कहते हैं कि जो पुराने यादें थी, जो पुराना माहौल था, जो पुराने पड़ोसी थे, आज वहाँ नहीं है, फिर भी इस घर से मेरा लगाव कम नहीं होता। फिर भी लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचें। पुराना है तो भी है तो पुश्ते नहीं घर, वह घर है। चारों दीवारों और छप्पर वाला कोई मकान तो नहीं है। मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, बनाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा भी जा सकता है, परंतु घर तो एक भावना है। घर न होने पर घर की भावना भी अच्छी ही है। जिस तरह से हम गुजराती में कहते हैं धरती नो छेड़ो इटले घर, तो उसी तरह से लेखक ने यहाँ कहा कि घर नहीं है। घर किसे कहते हैं? तो वहाँ सिर्फ चार दीवारों और छप्पर वाला मकान नहीं है। घर यानी कि भावनाओं से बनी, यहाँ भावात्मक लगाव जो है अपने घर के प्रति, उस पर लेखक ने प्रकाश डाला है। वे कहते हैं, भावुक हो जाते और कहते हैं कि जब गांव के लोग चले गए हैं, फिर भी अपना घर जो है वह घर नहीं है, लेकिन वह मेरे भावनाओं का मंदिर है। इसीलिए लगने लगा कि भले ही घर पुराना होता जाए, जीर्ण होता जाए, भले ही गिर पड़े, परंतु वह बना रहे। लेखक ने कहा कि मुझे घर को अब बेचना नहीं है, क्योंकि वह तो मेरे भावनाओं का मंदिर है। मेरी जीवन की पुराने जो पन्ने हैं,
इस जीवन किताब के जो पुराने पन्ने हैं उस एक एक पन्ने में मेरा घर जो है वह जुड़ा हुआ है। तो मुझे इस घर को भले ही वह पुराना हो जाए, वह जर्जरित हो जाए, वह क्यों गिर न जाए, गिर पड़े ना, फिर भी मैं अब उसे बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। दूसरी ओर मन दूसरा तर्क भी करता है कि यह सब तो भावुकता है। एक और उनका मन भावुक होकर घर को न बेचने की बात करता है, तो दूसरी ओर उसका मन कहता है कि भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ कोई नहीं बचता तो इसे बेचकर चले जाओ। यदि गांव में जाना ही न हो तो वहाँ घर रखने का क्या अर्थ है। लेखक सोचते हैं कि अब हम शहरी जीवन में स्थित है, गांव तो जाएंगे नहीं, तो अब इसे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे पैसे मिल जाएंगे, अगर मैं उसे बेच दूंगा तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। इतने पैसे से फिक्स डिपॉजिट, लेखक ने प्रैक्टिकल रूप में कहा कि मुझे भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं इसे बेच दूंगा तो मुझे अच्छे पैसे भी मिलेंगे और मैं उन पैसों की फिक्स डिपॉजिट बना दूंगा। और अंत में निकाल देने का जब उन्होंने निर्णय लिया, परंतु सब भाइयों ने एक बार सपरिवार अपने उस घर में कुछ दिन एक साथ रहने के लिए सोचा। सभी भाइयों यानी कि लेखक और उनके सब भाइयों ने यह सोचा कि एक बार हम वहाँ पर जाए और हमेशा के लिए निकाल देना है तो एक बार उस घर में सब एक साथ रहे। उन्होंने सोचा कि फिर इस घर में रहने के लिए हमें न समय मिलेगा न अवसर मिलेगा, तो हम एक बार फिर से एक साथ यहाँ पर रहने का निश्चय करते हैं। और फिर लंबे अरसे बाद वह यह घर खुलता है और परिवारजनों के साथ सूना घर जो है वह इन सभी के साथ एक गुलजार बन जाता है। यानी कि सपरिवार सब लोगों ने सोचा कि जब हम इस घर को बेचने जा रहे हैं तो आखिरी बार इस घर में एक साथ रहने का हम अवसर प्राप्त कर ले। एक साथ रहने की हमारी इच्छा भी है तो हम यहीं पे रहते हैं। और फिर लंबे समय के बाद यह बंद घर जो है वह खुल जाता है। देखते देखते छोटे बड़े परिवारजनों से वह सूना घर गूंजने लगता है। इस अवसर पर एक नगरवासी मित्र को गांव के इस घर को देखने के लिए साथ भी ले गया था। पुराने दिन वापस लौट आए थे। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ करीब करीब उदास रहती थी। घर के सामाजिक प्रसंगों में भी विशेष उन्हें रुचि नहीं लेती थी। वह भी यहाँ आकर सबके बीच प्रसन्न होने लगी। सभी भाई बहन, सभी जो भाई सपरिवार अपने घर में वापस आते हैं तो वह माहौल जो है वह इतना रोमांचक हो जाता है। बच्चों की आवाज़ों से आंगन जो है वह गूंजने लगता है। तो माताजी जो है, उनकी माँ जो है वह भी अपनी पुरानी यादों को यानी कि पिता की मृत्यु के सदमे को भूलकर वह इस सामाजिक अवसर को, इस सुख को भोगने में प्रसन्न हो जाती है, वह आनंदित हो जाती है। परंतु अब घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाह देने लगी। उलाहना का अर्थ क्या होता है? उसे कहते हैं कि किसी व्यवहार या बर्ताव की शिकायत करते हो। उसका अर्थ होता है कि दीवारें जो है वहाँ जर्जरित हो गई है, पपड़ी गिरने लगती है, दरारें पड़ गई है। तो ऐसे माहौल में यह घर हो गया है क्योंकि यह घर कई समय से बंद पड़ा हुआ था। और जहाँ बैठकर छुट्टियों के उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़ता था, वहाँ जाकर लेखक बैठ जाते हैं। वहाँ पीठ से टेक लेते ही वह अंदर से मुझे हिला गई। मैंने पीछे मुड़कर उस पर हाथ फेरा। वह कह रही थी, एक तो इतने दिन बाद आए और अब बस हमेशा के लिए। यानी कि दीवार जो है वह भी बोलती है। उन्हें अपने बचपन की जो यादें जो इस घर से जुड़ी हुई है, लेखक को उस याद जो है उस याद का नज़ारा उनकी आंखों के सामने दिखाई देता है। मैं व्यग्र हो गया। व्यग्र का अर्थ क्या होता है बच्चों? व्यग्र का अर्थ होता है दुखी हो जाना। लेखक कहते हैं मैं व्यग्र हो गया, आंगन में खाट बिछाकर बैठ गया। और वह खाट बिछाकर बैठ जाते हैं। अब वहाँ खाली नाद थी।
अब वहाँ कुछ भी, नाद का अर्थ क्या होता है, जो पक्षियों का चारा खिलाने का जो पात्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाद कहते हैं, उसे हम नाद कहते हैं। और खूंट थे, जो जिसे पशुओं को, गाय भैंस बछड़े को जो बांधते उसे खूंट कहते थे। परंतु ढोर डंगर नहीं थे, परंतु उस ओर देखते ही मानो वे सब एक साथ रंभाने लगे। ठीक है, रंभाना यानी कि गाय और बैल की जो आवाज़ होती है उसे क्या कहते हैं, हम रंभाने लगते हैं, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अब गाय भैंस बछड़े कोई नहीं है, फिर भी एक साथ उसकी रंभाने की आवाज़ मानो मुझे सुनाई देती है। मैं एकदम खड़ा हो गया, शून्य आंखों में भरा हुआ आंगन देखता रहा। घर की यहाँ खपरेल यानी कि छत जो है, कितने सारे चौमासों में इसका संगीत सुना है। उन्होंने अपने जीवन के साथ जो बचपन में जो उनके जो कहते हैं कि जीवन की छोटी बड़ी सभी यादों में जो घर है वह जुड़ा है, वह धीरे धीरे लेखक को यहाँ पे याद आता है। और वह इस पुरानी यादों को याद करते हुए अपने जो कुछ दिन है उस दिन को जब यहाँ बिताने आते हैं तो वह दिन में अपने घर के लिए भावुक होते हैं। इसका अपने इन शब्दों के द्वारा उन्होंने वर्णन किया है। यहाँ तोरण के बीच नीचे मेरी बहनें, जिसके विवाह मंडप में जैसे कि वह बैठी हो, वह नज़ारा लेखक की आंखों के सामने आ जाता है। दादी दादा और पिताजी की अस्थियाँ बंधी थी, ऐसे लगा जैसे मेरा तो गला ही रूंध गया हो। यहाँ पे लेखक जो है वह घर बेचने से पहले जो अपने सपरिवार अपने गांव के घर में कुछ दिन एक साथ रहने का उन्होंने जब निश्चय किया और लंबे अरसे के बाद जब वह घर खुलता है और परिवारजनों से सूना पड़ा हुआ यह घर वह शोरगुल में यानी कि गुलजार बन जाता है। उनकी जो माताजी है वह भी पुराने घर में आने पर सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। उनके पिता की यानी कि लेखक के पिता की मृत्यु के बाद वह उदास रहती थी, लेकिन घर में पग रखते ही, पैरों के पड़ते ही वह प्रसन्न होती है। लेखक ने यहाँ पे अपनी व्यग्रता का भी वर्णन किया है कि घर में जो बिताए उनकी जो पुरानी बातें हैं वह जब उसे याद आती है तो वह व्यग्र होते हैं और उन्हें लगता है कि घर की दीवारें उन्हें कुछ कह रही है। वह अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं और इसी दौरान उन्हें अपने बहनों के विवाह मंडप, दादा दादी और पिताजी की जो अस्थियाँ थी, यह सब धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने से गुजरता है। और जैसे मेरा मन गला रूंध गया हो, यानी कि मुझे रोना आने लगा हो। यहाँ एक मुहावरा है, आपको याद रखना है, ठीक है, कि गला रूंधना है मतलब क्या होता है कि दुखी हो जाना। घर के अंदर के कमरे में गया। बंद जर्जरित कमरा अधिक मुखर गया था। पिछली दीवार की एक जाली से थोड़ा प्रकाश आ रहा था। एक समय यह कमरा अनाज भरने की मिट्टी की कोठियों और पिटारों से भरा रहता था। वह सब तो अब कान निकाल दिया, सब निकल गया है, परंतु अभी भी कोने में दही बिलोने का बड़ा मटका और खूंटी पर बड़ी रई लटकी हुई है, जिससे हम जो पहले के ज़माने में क्या थे वो मक्खन निकालते थे। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जो जिसे हम कहते हैं कि अनाज भंडार, वह जो है वह अनाज भंडार में आज तो कुछ भी नहीं है, सारी कोठियाँ और पिटारा सब तो निकल गया है, लेकिन आज भी दही बिलोने का जो बड़ा मटका होता है जिसे हम गुजराती में क्या कहते हैं, वलोणु, तो वह और उसकी खूंटी पर बड़ी हुई रई लटकी जो रस्सी होती है वह अभी भी है। मैं यहाँ जन्मा था, मेरी संतानें भी, और लेखक जो है वह सोचते हैं कि मेरा यह तो मेरी जन्मभूमि है और अपनी जन्मभूमि को याद करते हुए लेखक जो है वह अपनी जन्मभूमि को याद करते हुए अपने संतानों की भी यह जन्मभूमि है, यह याद करते हुए अपने जो संस्मरण है उसमें फिर से भूल जाते हैं, भूल जाते हैं।
बीच के खंड में जहाँ हम खाना खाते थे, धीरे धीरे लेखक को अपने घर के साथ जुड़े हुए जीवन के सभी जो किस्से थे वह याद आने लगते हैं। जहाँ हम खाना खाते थे वहाँ से होकर फिर दालान में आता हूँ। माँ अकेली बैठी है, सब उस समय इधर उधर है। देखता हूँ कि बूढ़ी माँ रो रही है। माँ को कम दिखाई देता है और कम सुनाई देता है। लेखक जो है वह कहते हैं कि मेरी माँ कितने अरसे बाद अपने पुराने गांव में, पुराने घर में आई है, तो पिताजी की मृत्यु के बाद वह उदास रहती थी, लेकिन आज घर के अंदर कदम रखते ही उसके मुख पे प्रसन्नता छा गई है। और इसी प्रसन्नता के माहौल में वह अचानक यहाँ सुनमुन से बैठी है। क्यों? क्योंकि लेखक की माताजी को भी लेखक की तरह इस घर से जुड़ी हुई हर याद जो है, हर पुरानी यादों को याद करते हुए वहाँ भी रोने लगती है। क्योंकि लेखक की माताजी ने तो इस घर में अपनी नींव डाली थी, अपनी खून पसीने से उन्होंने इस घर को बनाया था। अब अधिक दिन निकाल सके ऐसा भी नहीं लगता था। मैंने पास जाकर पूछा, यह क्या? तू तो रो रही है माँ। और वह जोर से रो पड़ी। यह घर, बस इतना ही वह आंसू और हिचकियों के बीच बोल पाई। घर से अपनी माताजी का जो लगाव था वह लेखक ने देख लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आंसू किसके लिए थे? इस घर से जुड़ी हुई उनकी यादों के लिए थे। हिचकियों के बीच उसने कहा, यह घर मैं जी रही हूँ तब तक मत निकालो। मैं कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ, फिर तुम लोग जो चाहो कर लो। माताजी ने अपने बेटे से कहा, लेखक से कहा कि बच्चों, इस घर को तुम मत बेचो, क्योंकि यह घर जो है वह घर नहीं, इस घर से मेरा जीवन, मेरी आत्मा जुड़ी हुई है। अगर मैं कल परसों चली जाऊँ, मैं तो कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, अगर मैं कल परसों चली जाऊँ उसके बाद इस घर का तुम्हें जो भी करना है वह कर लो, लेकिन मेरे होते हुए इस जीवन से जुड़ी हुई जो मेरी ये घर के साथ मेरा जो लगाव है, उसके कारण मैं इस घर को बेचने के लिए तुम्हें मना करती हूँ। परंतु माँ, तूने ही तो कहा था। लेखक कहते हैं कि तुम्हारी अनुमति लेकर ही तो मैंने घर बेचने की बात की थी, और अब तुम ही मुझे मना कर रही हो। कहा होगा, परंतु वापस यहाँ आने के बाद नहीं, इसे तुम मत बेचो। माताजी कहती है कि पुरानी यादें जो इससे जुड़ी हुई है वह फिर मुझे यादगार बना गई है, मेरे मन को लुभा गई है, मेरा मन भावुक हो गया है। अब मैं इसे बेचने की नहीं सोचती हूँ, इसे बेटा तुम मत बेचो। उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। माँ को रोता देखकर मुझे दुख तो हुआ, परंतु आनंद भी विशेष हुआ कि मेरी तरह ही मेरी माँ को भी इस घर से लगाव है। लगा कि उसका हृदय अभी जीवंत ही है, उसे अभी जगत में और जीवन में रुचि है। जब माँ रोने लगी तो लेखक को लगा कि आज पहली बार मेरी माँ को किसी बात की इच्छा हुई है। पिताजी के मृत्यु के बाद वह उदासीन रहती थी, तो आज घर के लिए ही सही, लेकिन एक बेटे को एक माँ के बीच की जो जिसे कहते हैं कि जो प्रेम भावना है, वह जब माँ प्रकट करती है तो वह लेखक भी खुश हो जाते हैं कि इतने अरसे बाद आज मैंने अपनी माँ को, मेरे माँ यानी कि अकेलेपन से उन्हें ऐसा लगा कि वह अपनापन है, इस तरह से उनकी माँ ने उसे बुलाया है, तो वहाँ भी खुश हो जाते हैं। माँ को रोता देखकर मुझे दुख तो हुआ, परंतु आनंद भी विशेष हुआ। लगा कि उसका हृदय भी अभी जीवंत है, जगत में और जीवन में उसे रुचि है। हम तो मान बैठे थे कि अब तो माँ बस दिन गिन रही है, परंतु घर के प्रति उसका यह गहरा लगाव, लेखक को लगा कि माँ के जीवन में भी जीवन जीने के लिए जो लक्ष्य चाहिए, तो वह लक्ष्य उनका घर है। जीने की इच्छा इस घर से जुड़ी हुई है, तो अब लेखक आनंदित होते हैं कि चलो, माँ के जीवन में कोई तो है जिसके लिए वह जीवन जीने की इच्छा रखती है। घर निकाल देने की बात को लेकर मेरे मन में भी अंदर ही अंदर अपराध और बोध तो था ही, परंतु अब तो एक प्रकार की तीव्र
कसक उठी। घर को सभी की सहमति से बेचने का निर्णय तो लिया था, लेकिन इकरारनामा भी हो चुका था। और लेखक कहते हैं कि इकरारनामा भी, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं कि घर बेचने की सारी जो कानूनन कार्यवाही थी वह तो हो चुकी थी, फिर भी मन जो है वह बेचने के लिए मानता नहीं था। घर को सभी की सहमति से बेचने का ही निर्णय लिया था, इसीलिए सारी तैयारियां हो चुकी थी, कानूनन कार्यवाही, सारे कागजात भी हो गए थे। लेकिन उस दिन से प्रत्येक सदस्य घर की बात निकलते ही मौन हो जाते। परिवार के जो सब भाइयों थे उनकी सहमति से यह घर बेचने की बात तो हुई, लेकिन जब वहाँ सभी इसी घर में कई अरसे बाद इस घर में रहने के लिए आते हैं तो उन्हें भी इस घर से जुड़ी हुई हर जो पुरानी यादें हैं वह ताज़ा हो जाती है और घर बेचने के विचार में वह भी थोड़े अटक से गए, खिसक से गए और वह इस घर को बेचने में अपना मन जो है उस मन से वह पीछे हट हो जाते हैं। इतने में छोटा भाई मकान खरीदने वाले के साथ आया। घर के अन्य सदस्य भी एकत्र होकर माँ के आसपास बैठ गए थे। माँ को समझाने का प्रयत्न करने लगे, हम अधिक सुविधा वाला नया मकान इस गांव में ही बनाएंगे, इसी घर के पैसों से तुम कहोगी वैसा ही। बच्चों ने उन्हें कहा कि इससे भी अच्छा मकान हम तुम्हें बनाकर देंगे। माँ ने कहा, मैंने इस घर की शातिर तक ईंटें चढ़ाई है, यानी कि इस घर को बनाने में मेरा जो भाव था, इस घर की एक एक ईंट में मेरी खून और मेरी पसीने की यहाँ पे ईंट चिनाई हुई है, चढ़ाई हुई है, तुम इसको मत बेचो। तुम्हारे पिता ने तो कितनी उमंगों से इस घर को बनाया था। घर एक मंदिर होता है, घर एक स्वर्ग होता है। यह भाव लेखक हमारे जीवन में भी, हम जिस घर में रहते हैं, इससे हमारा जो भावनात्मक रूप हमारे घर के प्रति बनता है, इसका वर्णन किया है कि इसीलिए मेरे जाने के बाद भगवान करे कि तुम लोग महल भी क्यों न बनाओ, परंतु यह घर तो अपने बच्चों से बेचने के लिए माताजी मना करते हैं। छोटा भाई समय की नज़ाकत समझ गया। वह समझ गया कि माँ इस घर को बेचने के लिए सहमत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद उनके जीवन के साथ और पिताजी के साथ उन्होंने इस घर में जो समय बिताया था वह उनके दिल में फिर से, जैसे कहते हैं कि याद आ गया, फिर से जुड़ गया है और वह जीने में रुचि लेती है। तो वह इस बात को समझ जाता है, समय को समझ जाता है और उसने मकान खरीदने वाले से कहा, भाई कुछ समय रुक जाओ, यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे, जब भी हम इस घर को बेचेंगे ना हम तुम्हें ही देंगे, लेकिन अभी माता जी की अनुमति नहीं है तो वह घर बेचने के लिए तैयार भी नहीं है। मैंने देखा कि हम सबकी छाती पर से एक पत्थर सा हट गया, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता तो यही था कि घर न बिके, लेकिन किसी में यह बोलने की हिम्मत न थी और उनके माताजी ने इस बात को अड़कर कह दिया कि वह इस घर को नहीं बेचना चाहते थे। लेखक के छोटे भाई के साथ जब वह आदमी आता है, खरीदने वाला, मकान खरीदने वाला आता है, तो माताजी उन्हें मना करते हैं, लेकिन घर के हर व्यक्ति के हृदय में ऐसे ही भाव थे। वह खुद भी इस मकान को, इस घर को बेचने के लिए तैयार नहीं थे। हर व्यक्ति की, इस परिवार के हर सदस्य की भावना जो है वह इस घर के साथ जुड़ी हुई थी। बरसात के बाद खुले आकाश जैसा माँ का मुंह देखकर मानो जर्जरित घर हंस रहा था। अदृष्ट गृह देवता की प्रसन्नता का स्पर्श सभी को हो रहा था, यानी कि सब इस निर्णय से घर के सभी लोग जो है वह मानो छाती पर से एक पत्थर सा हट गया हो, ऐसी प्रसन्नता सभी के मुख पर आ गई, क्योंकि हर व्यक्ति इस घर को न बेचने की मन में आस लगाए बैठा था और अंत में वही हुआ। लेखक ने यहाँ पर साथ रहकर परिवार की भावना में जो हमारे पुराने घर का जो जीवन है इसका उन्होंने वर्णन किया है। इतना ही नहीं, इसके द्वारा लेखक ने हमें
इस बात का भी यहाँ प्रत्यक्ष रूप से हमें अनुभव करवाया है कि घर घर होता है, जिसके साथ हमारा जीवन, हमारा श्वास जुड़ा है, वही हमारा घर है। यानी कि इसके द्वारा, इस निबंध के द्वारा लेखक ने अपने जीवन में घर का जो महत्व है, पुराने घर के साथ परिवार का जो गहरा संबंध है, इसका वर्णन उन्होंने किया है। और इसके साथ ही हमें भी हमारे जीवन में हमारे घर का जो महत्व है, इसके बारे में हमारा मन का जो भाव है, इस हमारे घर के प्रति भी हमारे घर का जो भाव है, इस भाव को जगाने का उन्होंने प्रयत्न किया है। बच्चों, आज हमने भोलाभाई पटेल द्वारा रचित यह निबंध जो है घर, इसका अध्ययन किया कि घर तो घर ही होता है, चाहे वह पुराना हो, नया हो, लेकिन जीवन के साथ जुड़ी हुई जो कहानियों के पत्ते होते हैं, उन हर पन्नों में घर हमारा साक्षी होता है। इसलिए घर तो घर ही होता है। आभार।